आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हम लोग इनकम डिटरमिनेंट्स एंड मल्टीप्लायर यूनिट थर्ड का सेकंड चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने यूनिट थर्ड का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा था। ठीक है, इस चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इसके जो पहले वाला चैप्टर है उसको जाके अच्छे से जितने भी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो जरूर से जरूर आप जाके रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि ये जो चैप्टर है आपको और अच्छे से समझ में आए। इजी तो है बट पूरा का पूरा डिपेंडेंट है आपके पिछले चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए आपको जरूरत है कि आप पिछला चैप्टर जरूर से जरूर आप जाके देख लीजिए, ताकि इस चैप्टर में आपको जरा से भी प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो इनकम डिटरमिनेंट्स एंड मल्टीप्लायर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की। हमारे इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कहां पर होता है और कब होता है। तो एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। ठीक है, फॉर अ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल विथ एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि जहां पर भी हमारा एग्रीगेट डिमांड हमारा इक्वल आएगा एग्रीगेट सप्लाई के, उस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू में एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर। तो एग्रीगेट डिमांड को हम और क्या बोलते थे, C प्लस आई, याद है तो। और एग्रीगेट सप्लाई को हम बोलते थे C प्लस एस। ठीक है, C से C कट जाएगा, आपका यहां पर आ जाएगा S इक्वल टू में आई, यानी कि जिस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड और इक्वल टू में एग्रीगेट सप्लाई होता है, उसी सिचुएशन में हमारा सेविंग इक्वल टू में इन्वेस्टमेंट भी होता है। हमारी दो सिचुएशन में हमारी इक्विलिब्रियम होती है। पहला इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट और दूसरा आपका है इक्विलिब्रियम एट अंडर एम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझ लो। इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर ऑल द रिसोर्सेज इन इकोनॉमी आर फुली यूटिलाइज्ड, जहां पर आपके इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हो, सारे के सारे आपके फुली एम्प्लॉयड हैं। यानी कि इस सिचुएशन में कोई भी बंदा बेरोजगार नहीं है और कोई भी रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। दैट मीन्स मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू में एग्रीगेट सप्लाई। अगर हमारी कैपेसिटी 10,000 यूनिट को बनाने की है तो डिमांड भी आपकी 10,000 ही आ रही है। मतलब 10,000 यूनिट मैंने तभी बनाए। कैपेसिटी का मतलब है जितने भी रिसोर्सेज हैं मैंने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया, फिजिकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद जो मेरी कैपेसिटी थी यूनिट्स को बनाने की वो 10,000 यूनिट थी, और मार्केट में जो डिमांड आ रही है वो भी 10,000 यूनिट की ही डिमांड आ रही है। यानी कि जितनी डिमांड उतनी ही सप्लाई की कैपेसिटी। मतलब इस सिचुएशन में कोई भी बंदा बेरोजगार नहीं है और हमारी इकोनॉमी भी इक्विलिब्रियम पर है। कैसे पता चला इक्विलिब्रियम पर है? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू में एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल है। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो था इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट। अब मैं बात करूं दूसरे सिचुएशन के बारे में, इक्विलिब्रियम एट अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये वो सिचुएशन होती है वेयर लेवल ऑफ डिमांड इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब है कि डिमांड तो कम आ रही है फुल एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी के मुकाबले। फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूं, अगर मेरी पूरी कैपेसिटी बनाने की 10,000 थी, है ना, यही तो मैंने समझाया था ना अभी, कि मेरी अगर मैं पूरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर दूं अपनी इकोनॉमी के, चाहे ह्यूमन हो चाहे फिजिकल रिसोर्सेज, सारे के सारे रिसोर्सेज लगाने के बाद जो मेरी कैपेसिटी है यूनिट को बनाने की वो 10,000 है। बट मार्केट में जो डिमांड आ रही है वो सिर्फ 7,000 यूनिट्स की आ रही है। कितनी यूनिट्स की आ रही है? सिर्फ और सिर्फ 7,000। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमने ज्यादा प्रोडक्शन करी हुई है वो हमें घटानी पड़ेगी, प्रोडक्शन हमें कम करनी पड़ेगी। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे प्रोडक्शन कम करके 7,000 यूनिट्स का हमें प्रोडक्शन आपको तक करना है, और आपकी डिमांड भी आपकी 7,000 ही आ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, यानी कि लोगों को बेरोजगार करना पड़ेगा, या फिर हमें जो फिजिकल रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन भी कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स इस सिचुएशन में हमारी यहाँ पर बेरोजगारी क्रिएट होगी, मतलब लोग अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर होंगे। तो इसलिए यहाँ पर बोला हुआ है इक्विलिब्रियम एट अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब है सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ही कम आ रही है। इस वजह से हम लोगों ने सप्लाई भी कम करी, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड नहीं हो पाए। ठीक है, ये तो था हमारा इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट और इक्विलिब्रियम एट
अंडर एम्प्लॉयमेंट। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर इससे हम अप्रोचेस के बारे में समझ लेते हैं कि अप्रोचेस हमारे कौन कौन से हैं, उसको किस तरह से वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम होता है। चलो तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। हमारे इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए दो अप्रोचेस हैं। सबसे पहला अप्रोच है एडी एंड एएस अप्रोच, दूसरा अप्रोच है आपका एस इक्वल टू में आई अप्रोच, मतलब एस एंड आई अप्रोच जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, दो अप्रोचेस के थ्रू हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम निकालेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं एडी एंड एएस अप्रोच, बाद में करेंगे एस एंड आई अप्रोच। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडी एंड एएस अप्रोच। अब यहाँ पर देखो डायग्राम में शेड्यूल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। इस शेड्यूल को तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये शेड्यूल पूरा का पूरा पिछले जो मैंने चैप्टर कराया है उसी के शेड्यूल के पूरा बेस पर है, और मैंने कोई अलग शेड्यूल नहीं लिया, मैंने वही शेड्यूल लिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जिन्होंने वो वीडियो जाके देखी है। ठीक है, तो चलो समझ लेते हैं। वाई मैंने यहाँ पे लिया है 0, 50, 100, 150, 200। हमारे उसी के बेसिस पे हमारी कंजम्पशन है आपकी 50, 75, 100, 125, 150, और सेविंग आपकी है -50, -25, 0, 25, 100। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स है, ये भी मैंने पिछली क्लास में समझा दिया था। तो मैंने इन्वेस्टमेंट मैंने लिया 25, तो वही आपकी 25, 25, 25, 25 मेरी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो एडी एग्रीगेट डिमांड की अगर मैं बात करूं, एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है आपका, सी प्लस में आई, तो 50 प्लस में आई कितना है 25, तो 50 प्लस 25 कितना आ गया आपका 75। इसी तरह से मैं यहाँ पे प्लस करूं 75 प्लस में 25 इक्वल टू में 100। यहाँ देखें तो 100 प्लस 25 125, 125 प्लस 25 150, और 150 प्लस 25 175। ये तो था हमारा एडी। अगर मैं एएस को देखूं, एएस का फॉर्मूला आपका है सी प्लस में एस। एएस का फॉर्मूला आपका सी प्लस में एस। सी प्लस में एस अगर प्लस करो देखो तो 50 माइनस में 50 आ गया आपका 0, 75 माइनस में 25 आ गया आपका 50, 100 प्लस 0 आपका आ गया 100, 125 प्लस 25 आ गया 150, 150 प्लस 50 आपका आ गया यहाँ पे 200। तो ये तो था आपका एएस, और यहां पर हमें देखना है कि एडी इक्वल टू में एएस कहां पर है। यहां देखें एडी इक्वल टू में एएस है, तो यहां हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, इक्विलिब्रियम पर हो गई, क्योंकि यहां पर एडी इक्वल टू में एएस है। क्लियर हुआ? ठीक है, इससे ऊपर अगर हम देखें एडी और एएस को कंपेयर करें तो एडी हमारा ज्यादा नजर आ रहा है, एडी ग्रेटर देन एएस। और इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो एडी हमारा क्या है, कम है, और एएस ज्यादा है। ठीक, ये तीन सिचुएशन है, और एडी जहां इक्वल टू में एएस होगा वहां पर हमारा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होगा। तो इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू समझ ले तो ये हमारा होगा एएस, और ये हमने क्या ले लिया, एडी, और ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिया ई, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड में ले लेता हूं, और यहाँ पर आ जाएगा इनकम या फिर आपका एएस, जो भी आप नाम देना चाहते हो वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा आ गया आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम। तो ये एडी इक्वल टू में एएस अप्रोच समझ में आ गया। ये डायग्राम के थ्रू जहां पर आपका एडी इक्वल टू में एएस होगा वहां पर आपका इक्विलिब्रियम पर होगा। और जो हमारे 11 पॉइंट अगर मैं बात करूं तो यहां देखो एडी ज्यादा है इस पॉइंट की, तो ये हमारा क्या है, एडी ग्रेटर देन एएस। अब जरा ध्यान से समझना, पिछली क्लास में अगर हम जाएं पिछले चैप्टर में तो उससे हमने पढ़ा था एडी की डेफिनेशन क्या थी, कि हमने वहां पर प्लान करा था कि जितने भी हमारी इकोनॉमी में सेक्टर्स हैं वो प्लान करते हैं कि कितना कितना खर्चा करेंगे और कितना कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। उन सारी इकोनॉमी का जो खर्चा और इन्वेस्टमेंट का टोटल को हम लोग बोलते थे एग्रीगेट डिमांड। क्लियर हुआ? और अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई की अगर मैं बात करूं वहां पर भी हमारी प्लानिंग थी, कि प्लानिंग ये थी सारे प्रोड्यूसर्स की कितना वो सप्लाई कर सकते हैं, और वो अमाउंट ऑफ यूनिट जितना था उसके अमाउंट को हम बोलते थे हम लोग यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई। सारी की सारी हमारे यहाँ क्या प्लानिंग। हम ये भी हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि जहां पर एडी इक्वल टू में एएस है, यहाँ पर अगर ऐसा होता है जहां पर एडी इक्वल टू में एएस आ जाता है तो वो हमारा पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। अगर ऐसा पॉइंट होता है तो इक्विलिब्रियम पर होगा, बट अगर ऐसा नहीं होता, अगर इस तरफ होता है
एक्चुअल में की अगर मैं बात करें, एक्चुअल में अगर इस तरफ होता है तो एडी अगर ग्रेटर देन एएस है, तो इस सिचुएशन में जब एडी ग्रेटर देन एएस है, तो उसे इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से समझना। एडी ग्रेटर देन एएस है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ पे आप बोलोगे डिमांड तो हमारी क्या है, ज्यादा है और सप्लाई कम है, सर प्राइस बढ़ा दो। प्राइस नहीं बढ़ाया जाएगा। प्राइस इसलिए नहीं बढ़ाया जाएगा क्योंकि हम माइक्रो यूनिट्स के बारे में नहीं बात कर रहे कि सिंगल यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ा दिया जाए। हम यहाँ पे मैक्रो के लेवल पे बात कर रहे हैं और हम यहाँ पे इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एएस की अगर मैं बात करूं, मुझे एएस और एडी को मुझे बराबर लेकर आना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा। आउटपुट को किस तरह से बढ़ाना पड़ेगा, चाहे मैं फिजिकल रिसोर्सेज को और यूटिलाइज कर लूं, या फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको और मैं यूटिलाइज कर लूं। दैट मीन्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देके, लोगों को रोजगार रख के एम्प्लॉयमेंट बढ़ाकर, लोगों का मतलब आउटपुट हमारा बढ़ाकर एएस हमारा बढ़ जाएगा। एएस अगर बढ़ गया, इससे एएस अगर बढ़ता है तो हमारा एडी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एएस हो जाएगा। क्या हमने किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एडी इक्वल टू में एएस पे हम पहुंचे, हमने आउटपुट को बढ़ा दिया, जिससे कि या तो हमने फिजिकल रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन और बढ़ा दिया और ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन और बढ़ा दिया, जिससे हमारा एडी इक्वल टू में एएस हो गया। अब मैं बात करता हूं इस वाले सिचुएशन की। यहाँ पर देख रहे हो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हमारा एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होता है और एग्रीगेट डिमांड कम होती है, तो उसका उल्टा होगा, हमें आउटपुट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आउटपुट को कम करना पड़ेगा। आउटपुट को कम करना दैट मीन्स हमें लोगों को बेरोजगार करना पड़ेगा, या फिर उनको जो पार्ट टाइम जॉब देके, जो जैसे कि उसे हमसे ज्यादा यूनिट बनाने के लिए बोलते थे, अगर आपको 500 यूनिट पर डे बनाना होता था, बट आपको अब 500 यूनिट नहीं बनाना, अब आपको 300 यूनिट बनाना है। यानी कि आउटपुट, यानी कि आपकी वेज रेट वगैरह जो होगी वो आपकी गिर जाएगी, बट आपका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे गिरा दिया जाएगा। आउटपुट गिराने से क्या होगा, हमारे एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी और अल्टीमेटली बाद में क्या होगा, एडी इक्वल टू में एएस आ जाएगा। ये होगा अगर ये दो सिचुएशन होती है और हमें इन दोनों सिचुएशन में हम इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए बोला जाता है, तो हम इस तरह से हमें इक्विलिब्रियम पर इन्हें लाना होगा। ठीक है, ये तो था हमारा एडी और एएस अप्रोच, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ लेते हैं हम लोग एस और आई अप्रोच। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं एस एंड आई अप्रोच। तो एस एंड आई अप्रोच का अगर हम इक्विलिब्रियम निकालें, ठीक है, तो कहां पर इक्विलिब्रियम होगा, जहां पर एस इक्वल टू में आई होता है। तो मैंने शेड्यूल भी वही लिया है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एस एंड आई अप्रोच देखो कहां पर है, एस इक्वल टू में आई, यहाँ पर 25 और 25, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कहां पर है, जहां पर एस इक्वल टू में आई है। बाकी सिचुएशन क्या कह रही है, अगर देखें इससे ऊपर, तो देखो सेविंग माइनस में है और इन्वेस्टमेंट हमारी पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन है आपका सेविंग से। इसी तरह से अगर मैं इससे नीचे अगर मैं जाऊं इक्विलिब्रियम से नीचे, तो यहाँ अगर हमें देखने को मिलेगा कि हमारा सेविंग हमारा कम है, ज्यादा है सॉरी, और इन्वेस्टमेंट हमारी कम है। ठीक है, तो एस ग्रेटर देन आई। इसको अगर मैं शेड्यूल के थ्रू समझ लूं, तो मैंने देखा कि जहां पर एडी इक्वल टू में एस होता है वहीं पर ही एस इक्वल टू में आई होता है। देख रहे हैं यहाँ पे 150 इक्वल टू में 150, वहां पर आपका एस इक्वल टू में आई है। तो डायग्राम के थ्रू भी उसी तरह से समझेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखो जहां पर एडी इक्वल टू में एस है, तो इसी में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एक इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है, ठीक है, बट एक सेविंग का हमने एक डायग्राम और बनाते हैं जो कि एक इस तरह से काटा है, जहां पर हमारा एडी इक्वल टू में एस है, उसी इनकम लेवल पर हमारा एस इक्वल टू में आई भी कहलाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया, यहाँ पर हम लेंगे इनकम और यहाँ हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिए। तो इस तरह से हमारा डायग्राम के थ्रू हमारे एडी इक्वल टू में सॉरी एस इक्वल टू में आई हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो यही आपको ड्रॉ करना है आपको डायग्राम, जब आपका एस इक्वल टू में आई अप्रोच बोला जाए। तो अब हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब जब एस ग्रेटर देन आई होगा, तो इस सिचुएशन में हमें अगर एस इक्वल टू में आई में इसे बदलना है, तो इसमें क्या बदलाव करना होगा, क्या ऐसा करना होगा कि एस इक्वल टू में आई आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले तो हम इस सिचुएशन को समझ रहे हैं, जब हमारा
सेविंग हमारी ग्रेटर देन है इन्वेस्टमेंट से। देखो इतनी सेविंग हमारी ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, और मुझे कहां पर जाना है, यहां पर पहुंचना है, इस पॉइंट पर, इस E1 पर पहुंचना है। ठीक है, तो यहां पर मुझे पहुंचने के लिए मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं इस पॉइंट पर आ जाऊं। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना, सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग ज्यादा है, और सेविंग ज्यादा कब होती है, जब लोगों की इनकम ज्यादा होती है। ठीक है, अगर मैं लोगों की इनकम कम कर दूं तो लोगों की सेविंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और सेविंग हमारा इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएगी। तो अब समझ लेते हैं, सेविंग कम करने के लिए लोगों की इनकम कम करनी होगी, और इनकम कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो उनको बेरोजगार करना होगा, या तो हमें प्रोडक्शन कट करनी होगी। प्रोडक्शन कट करने का मतलब हमें प्रोडक्शन कम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वो पर डे 500 यूनिट अगर बना रहे थे, अब मैं उनको बोलूंगा आपको 500 यूनिट ना बनाकर आपको 300 यूनिट ही बनानी है। जो आपको वेज रेट पहले 500 के अकॉर्डिंग मिलती थी, और वो वेज रेट आपको 500 के अकॉर्डिंग ना मिलकर आपको किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, 300 के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो हमने क्या करा, प्रोडक्शन में हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, यानी कि आउटपुट मैंने क्या कर दिया, कट। आउटपुट कम करने से क्या होगा, या तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, या तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम हो जाएगी तो सेविंग भी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया, सेविंग डिक्रीज हो गई तो एस इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा पॉइंट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, एग्जाम में आ जाए, इन केस ऑफ एस ग्रेटर देन आई, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे या फिर क्या करना चाहिए, तो वो मैंने बता दिया। आउटपुट हमें कम करना चाहिए। आउटपुट अगर कम करेंगे तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो लोगों के सेविंग भी कम हो जाएगी, और आपका एस इक्वल टू में आई आ जाएगा। उसके अपोजिट अगर हम डिस्कस करें, जब एस ग्रेटर देन आई होता है, ठीक है, जब एस ग्रेटर देन आई होता है, जब लोग यही ले लेते हैं एस ग्रेटर देन आई, अब इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, यानी कि सॉरी एस कम है, एस लेस देन आई, यानी कि जब सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। सेविंग कम है तो दैट मीन्स उनकी इनकम भी कम होगी, तभी तो उनकी सेविंग कम है। तो क्या करना पड़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। आउटपुट बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, सेविंग भी बढ़ेगी। तो सेविंग इंक्रीज होगी अल्टीमेटली। ये तब तक करेंगे जब तक हमारा एस इक्वल टू में आई ना आ जाए। तो ये था हमारा एस और आई अप्रोच। अगर एस ग्रेटर देन आई हो तब क्या करेंगे, एस लेस देन आई हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तो इसे समझ लो, इसे उतार लो। अगर कुछ डाउट है तो जब कमेंट जरूर कर लेना, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच।